हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ वीट का पार्ट सेकंड करेंगे। कल सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि के बारे में मैंने बताया था, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट आज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीट प्लांट की मॉर्फोलॉजी और इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या हैं। वीट जो है एक एनुअल ग्रास है जिसकी हाइट जो है 60 टू 150 सेंटीमीटर्स होती है। अलग अलग वैरायटी में कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ है तो उनकी हाइट 50 टू 60 सेंटीमीटर्स भी होती है, और ट्रेटिकम एस्टिवम जो है 150 सेंटीमीटर्स तक ग्रो करता है। प्लांट जो है रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है। स्टेम्स टफ्टेड है, जॉइंटेड है, नोड इंटरनोड आपको डेफिनेट दिखती है। नोड्स सॉलिड होती है, इंटरनोड्स अंदर से खोखली होती है। पत्तियां जैसी कि मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन के साथ लीनियर शेप की, और शीथिंग लीफ बेसिस और लिग्यूलेट प्रकार की होती है। जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम है वो टर्मिनल स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, जिसको कॉमनली ईयर या हेड ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। Flowers grouped into 15 to 20 spikelets arranged alternately on the rachis. जिस भाग पे लगे हुए होते हैं फ्लावर्स, 15 से 20 स्पाइकलेट्स एक जगह पे, उसको रैकिस कहते हैं। ईच स्पाइकलेट विद 2 to 6 फ्लावर्स, हर स्पाइकलेट में 2 से 6 फ्लावर हो सकते हैं, जिसमें से कुछ फर्टाइल होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर्स जो है, जो स्टेराइल भाग हैं, ब्रैक्ट्स हैं फ्लावर के, उनको ग्लूम्स या लॉडिक्यूल्स कहते हैं, जो कि लूज और ब्रॉड होते हैं। उसके ऊपर पेलिया और उसके ऊपर 2 थिन लीमा प्रेजेंट होते हैं। लीमा जो है एक्चुअल में वहीं पे ये फर्टाइल ब्रैक्ट्स होते हैं। और एंथर्स जो है, स्टेमन्स की संख्या 3, कार्पल्स विद 2 हेयरी स्टाइल्स, ओवरी सुपीरियर। फ्रूट जो है, जो इम्पॉर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट जिसके लिए हम वीट को ग्रो करते हैं वो इसका फ्रूट है। हालांकि फोडर के रूप में भी वीट की कई वेराइटीज़ स्पीशीज़ को ग्रो करते हैं, लेकिन मेनली जब सीरियल के रूप में काम में ले रहे हैं तो फ्रूट जो कि कैरियोप्सिस कहलाता है, ऑब्लोंग, प्लम एंड स्वलन, 5 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ग्रेन की लंबाई जो है 5 से 10 mm होती है, विद शैलो वेंट्रल ग्रूव, एक ग्रूव बनी हुई होती है। गेहूं के दाने पर आपने देखा होगा। डायग्राम में आप देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम का प्लांट जो है इस तरह से, ये फाइब्रस रूट्स है, ये स्टेम है जहाँ पे नोड से शीथिंग बेसिस वाली लीनियर शेप की लीव्स निकल रही हैं। स्टेम में जो है टिलरिंग भी बाद में होती है, जब प्लांट थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है तो यहीं से जो नोड्स हैं, लोअर नोड्स है, वहीं से टिलर्स या सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस निकलती है स्टेम की। और जब बहुत अधिक टिलरिंग हो जाती है तो ये बुशी हैबिट इसकी दिखाई देने लगती है। अदरवाइज जो है प्लांट्स इसके इस तरह से सिंगल दिखाई देते हैं। टॉप पे आप देख रहे हैं कि ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको स्पाइक कहते हैं। स्पाइक में जो है कई स्पाइकलेट्स काफ़ी 15 से 20 की संख्या में होते हैं। अब ये जो पूरा बना है इसको ईयर, या जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट पार्ट है वीट का जिसके लिए इसको ग्रो करते हैं, ये इसके इन्फ्लोरेसेंस में ही है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरीज जो है ग्रेन्स में कन्वर्ट होती है, उसी के लिए हम वीट को ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्पाइक जो है उसको अलग अलग करके दिखाया है। यहाँ पे एक फ्लावर को डिसेक्ट आउट करके दिखाया गया है। लॉडिक्यूल्स, पेलिया, लेमा, फर्टाइल पोर्शन जो है, यहाँ स्टेमन्स दिख रहे हैं आपको। और ये जो
चित्र है ये इसके सीड का एलएस है, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलेबरेट करके दिखाया गया है। कैरियोप्सिस या सीड जो है, एक मोनोकॉट सीड में जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वही वीट के कैरियोप्सिस या इसके ग्रेन में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि वीट को जब ग्रो करते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती है ग्रो करने के बाद में। वीट को ग्रो करने के लिए जो सॉइल और क्लाइमेट चाहिए होती है वो टेम्परेट जोन्स में ये एक्सेसिवली ग्रो करता है। Wheat is the most extensively cultivated crop of the world. It is for this reason that wheat sowing goes on throughout the year in one or the other part of the world. और इसीलिए वीट को इस बेसिस पे, सोइंग टाइम के बेसिस पे दो में डिवाइड कर सकते हैं, विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट। विंटर वीट जो है इसकी सोइंग अक्टूबर नवंबर में होती है और हार्वेस्टिंग इसकी अप्रैल से मई तक हो जाती है। इसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अर्ली ग्रोथ फेज एंड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स मैच्योरिटी। जब दाने बनने होते हैं तब इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है और सोइंग के आसपास इसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए। द ग्रोइंग पीरियड रेंजेस बिटवीन 150 to 160 डेज। दूसरा जो है दैट इज़ स्प्रिंग वीट। इट हैज़ ए ग्रोथ पीरियड ऑफ 100 to 120 days. It is sown in April, May and harvested in August. Spring wheat doesn't require low temperatures. मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए इसको लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। इन इंडिया वीट इज़ कल्टिवेटेड एज ए राबी क्रॉप। रबी की फसल के रूप में अपने देश में इसको ग्रो करते हैं। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इसको विंटर और स्प्रिंग वीट दोनों तरह से ग्रो किया जाता है। जहाँ तक सॉइल की बात आती है, लोमी सॉइल जो है विथ लाइट टू हेवी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी आर सूटेबल फॉर वीट क्रॉप। सैंडी लोम्स आर मेड feasible for cropping by adding nitrogen and ammonium sulfate as fertilizer to them. फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी इनको पड़ती है। In India, wheat is cultivated on a wide range of soils such as alluvial soil, black soil, silts and clay loams, etc. कल्टीवेशन जिसकी शुरुआत सोइंग से होती है और सोइंग के बाद में क्रॉप को 3 से 5 इरिगेशन साइकिल्स चाहिए होती है। फर्स्ट साइकिल जो है सोइंग के 3 हफ्ते बाद दी जाती है और सबसीक्वेंट वाटरिंग इज़ डन एट द टाइम ऑफ टिलरिंग, जब टिलर्स निकलने लगते हैं, बूटिंग एंड एट डो स्टेज। 3 बार, कम से कम 3 बार सोइंग इसमें इरिगेशन इसमें किया जाता है। द यूज़ ऑफ यूरिया, phosphorus and potash is beneficial for wheat crop. फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जहाँ तक सवाल है, यूरिया इसमें मुख्य रूप से दिया जाता है। In the initial stages of cultivation, the land must be thoroughly cleared to kill out weeds. Insecticide and fungicides may be used as per requirement. इसके बाद में अगला जो स्टेप है दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब दाने पूरी तरह से हार्ड हो जाते हैं और पक जाते हैं और जब इसके स्टेम्स या स्ट्रॉ, जिसको बाद में स्ट्रॉ कहते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तब हार्वेस्टिंग की जाती है। जब हाथ से करते हैं तो सिकल से इसको काटते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंबाइंड मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड। बहुत अधिक मात्रा में जब फसल होती है तो मशीनों से भी इसकी हार्वेस्टिंग होती है। थ्रेशिंग जो है, पुराने टाइम में तो बुलक्स या कार्ट्स चलाते थे थ्रेशिंग फ्लोर पे, जहाँ पे काट के और फसल को डाल दिया जाता था, लेकिन आजकल थ्रेशर्स जो है काफ़ी अधिक मात्रा में, जैसे पंजाब इत्यादि में थ्रेशर्स को काम में लेते हैं। थ्रेशिंग करने के बाद
ग्रेन्स को और उसके हस्क को अलग करने के लिए विनोइंग की जाती है, जो कि बड़ी बड़ी बास्केट्स की मदद से करते हैं, लेकिन आजकल ये काम भी मशीनों से करते हैं। विनोइंग के बाद में जो ग्रेन की स्टोरेज है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह के वेल्स जो है बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनको स्टोर करते हैं। स्टोर नहीं करना है और डायरेक्टली मिल्स में भेजना होता है फॉर फ्लोर मिल्स, मिलिंग के लिए, तो इनको डायरेक्टली मतलब बिना स्टोर किए भी मिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ व्हीट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। डॉक्टर बीपी पाल को क्रेडिट जाता है फॉर डेवलपिंग 2 वेराइटीज़ NP 700 एंड NP 800, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के रूप में काफ़ी फेमस थी। उसके बाद में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको कहा जाता है, उन्होंने मेनली फोकस किया ड्वार्फ वेराइटीज़ व्हीट की डेवलप करने के लिए। ही डेवलप्ड ए वेराइटी known as Sharbati Sonara by mutation breeding. Later on, varieties like Kalyan Sona, Safed Larma, Choti Larma, Sonalika were developed by Indian Council of Agricultural Research in 1967 that contributed immensely to the green revolution in India. और ये जो varieties हैं, ये मुख्य रूप से हरित क्रांति, जो भारत में हरित क्रांति लाई गई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, उसमें मुख्य रूप से इन वेराइटीज़ को डेवलप किया गया और इनको ग्रो करना शुरू किया। इसके अलावा और कई वेराइटीज़ जैसे शेरा HD 1925, प्रताप HD 1981, हीरा, मोती, अर्जुन, मालविका, लोक 1, राज 911, HD 2204, शैलजा WH 147285, HD 2329, मेघदूत, सुजाता HUW 206, HUW 1209, नीलगिरी इत्यादि वेराइटीज़ पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर काम में ली जाती है। राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान में लोक 1, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, राज 911, WH 147, राज 1972, अर्जुन HD 2329 एंड HD 2326 वेराइटीज़ को मुख्य रूप से ग्रो किया जाता है। यूजेस का जहाँ तक सवाल है, व्हीट के यूजेस से हम सभी फेमिलियर हैं। सबसे पहला तो यूज़ है कि जो रोटी या चपाती या ब्रेड के लिए जो आटा बनाया जाता है, वो व्हीट के ग्रेन की मिलिंग से प्राप्त होता है। होल मील आटा एंड फ्लोर आर यूज्ड फॉर चपातीज, ब्रेड, बेक्ड प्रिपरेशन। मोर रिफाइंड फ्लोर और मैदा is used in bakery products like for making biscuits, pastries, cakes, etc. Wheat flake is common cereal food. इसके flakes भी बनाए जाते हैं। In preparation of alcoholic beverages में भी इसको काम में लेते हैं, जो इसका बाई प्रोडक्ट है। फर्मेंटेशन के द्वारा alcoholic beverages भी इससे प्राप्त करते हैं। सूजी इसी से मिलती है। व्हीट में जो प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है, ग्लूटेन, जिसकी कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव वैल्यू तो अभी तक पता नहीं है, इसी को व्हीट से एडिटिव के रूप में प्राप्त करते हैं। लो ग्रेड की जो व्हीट वैराइटीज़ है, उसको फोडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी फोडर का जो सूखा हुआ चारा होता है, उसको कैटल फीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। व्हीट स्ट्रॉ इज़ गुड फॉर पैकेजिंग के काम में भी लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन मशरूम कल्टीवेशन। जब मशरूम ग्रो करते हैं तो व्हीट स्ट्रॉ को बेड के रूप में या बेस के रूप में काम में लेते हैं। व्हीट स्टार्च इज़ यूज्ड इन साइजिंग फॉर टेक्सटाइल फैब्रिक्स। जो स्टार्च
क्लोथ्स जो होते हैं उनको स्टार्चिंग करके और उन टेक्सटाइल फैब्रिक्स जब डाई के लिए जाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ द वीट स्प्राउट्स इज़ अ गुड टॉनिक फॉर कार्डियक एंड डायबिटिक पेशेंट्स। वीट के जो स्प्राउट्स हैं और जो लीव्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट या उनके जूस को जो है टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ वीट, its uses, its cultivation and varieties which are grown preferably. So this is all about economic botany of wheat. Thank you.